हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम कर हमारे किसानों को और बेहतरी की ओर ले जाया जा सके और किसान भाइयों की समस्या का समाधान कर उनके उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाया जा सके। हमेशा की तरह अलग अलग विषय लेकर आते हैं और आपके सवालों को लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज हेलो किसान में हम कौन से विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे, कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे, इस पर नजर डालेंगे। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेलो किसान में आज के कौन से विषय रहने वाले हैं। तो आज के विषय में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला रहेगा कपास फसल की देखभाल कैसे करनी है आपको जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। साथ ही साथ दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय रहेगा जो रहेगा जड़ वाली सब्जियों की खेती कैसे करें और इसमें कैसे आगे बढ़ें। कौन सी सब्जियों आपके खेत के लिए, कौन सी सब्जी आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपकी कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी समस्या है तो आपको पता है क्या करना है। आपको 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अपने सवाल पूछने और समाधान आपको लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। पहला है टोल फ्री का माध्यम। टोल फ्री नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय किसान भाई टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें। हमेशा ये आपसे हम निवेदन करते हैं। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखें कि आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए आप। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी किसान भाई जहां से अपना सवाल भेज रहे हैं अपना नाम, जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई ईमेल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप लाइव इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का। डॉक्टर चौधरी जी आपका स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और इसी के साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, वो स्काइप के माध्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रूपेश अरोड़ा जी हैं। डॉक्टर रूपेश अरोड़ा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप हैं पौध रोग वैज्ञानिक, कपास विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अनुसंधान, भटिंडा, पंजाब से। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा जी? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। धन्यवाद जी आपका डीडी किसान में बुलाने के लिए। जी तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी से। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, आज हम बात कर रहे हैं जड़ वाली सब्जियों की खेती को लेकर। जड़ वाली सब्जियां, बहुत सी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की भरमार है और जो कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे स्वास्थ्य के रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वहीं अगर किसानों की जेब की स्थिति की अगर हम बात करें, जड़ वाली सब्जियों की तरफ अगर रुझान करते हैं तो कितनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पोषक तत्वों का तो भरमार इसमें होता ही होता है। और इस समय के अनुरूप देखा जाए तो किन फसलों की ओर जड़ की सब्जियों में किसान भाइयों को रुख करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब आपने पोषण की बात की है और सितंबर का खास करके जो पहला जो सप्ताह होता है वो पोषण सप्ताह के रूप में भी मनाया गया है जी। और इस साल का जो विषय रहा है, जो उसका थीम रहा है पोषण सप्ताह का, वो यही रहा है
ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, यानी बेहतर जिंदगी के लिए सही खाना। जी। सही खाना हम किसको कहते हैं? जब आप अपने खान पान में सब्जी और फलों की मात्रा को बढ़ाएं। और अभी अभी जो नया सर्वे आया है उसके हिसाब से अब ये कहा गया है कि हमको 400 ग्राम सब्जी हमको प्रतिदिन कम से कम खानी है। बिल्कुल। लेकिन 400 ग्राम का मतलब ये नहीं कि हम आलू प्याज अगर खाते रहेंगे तो हम कहेंगे सही। उसमें से हमको 100 ग्राम कम से कम जड़ वाली सब्जियां खानी है, 1/3 हमको कम से कम पत्तेदार सब्जी खानी है और 1/3 हमको कोई अन्य सब्जी खानी है। जब हम जड़ वाली सब्जियों की बात करते हैं तो मूल रूप से जैसे गाजर इसकी सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फसल है और पोषण की दृष्टि से भी गाजर का बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्योंकि गाजर आप देखते हैं लाल रंग का भी मिलता है, पीले रंग का भी मिलता है। गाजर में विटामिन ए की मात्रा काफी पाई जाती है जो आपके आंखों के लिए अच्छा होता है। जब लाल रंग का गाजर होता है तो इसमें लाइकोपीन भी होता है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं या एंटी कैंसरस तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से जो पीले रंग का है उसमें जो हमारा विटामिन ए या कैरोटीनॉइड की मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है। इसके साथ साथ जैसे इसमें हम चुकंदर की बात अभी हम करेंगे, हम मूली की बात करेंगे, मूली में भी जैसे सलजम की बात करेंगे, मूली में भी जैसे विटामिन सी मिलता है। खास करके अगर हम जो चीज हम कच्चा खाते हैं, जैसे हम गाजर भी हम कच्चा खा सकते हैं, मूली भी हम कच्चा खाते हैं, तो चुकंदर हम कच्चा खाते हैं, तो इससे जो पोषक तत्व होता है वो भी हमें अधिक मात्रा में मिलता है। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कुकिंग के दौरान पकाने में जो उनका लॉस होता है वो भी नहीं होता है। बिल्कुल। इसीलिए और जहां तक किसान भाई बहनों की बात है उनके लिए इसमें क्या लाभदायक है? एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये कम दिनों की फसल होती है। दूसरा, इसमें काफी ऐसी प्रजातियां विकसित हो गई हैं कि जब भी आपके खेत में 50 से 60 दिन का समय अगर आपको मिलता है किन्हीं भी 2 फसलों के अंतराल में, उस दौरान कोई न कोई आप देखें कि 50 दिन की भी फसल है, 60 दिन की भी है, 30-35 दिन की भी है, तो उनमें से किसी प्रजातियों का चयन करके आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं और बहुत जल्द आप इसका हार्वेस्टिंग करके आप बाजार में ले जा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए और बहनों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है। बिल्कुल। यानी डॉक्टर साहब ये मान के चलें कि ये जो फसलें हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये तो पोषण की तरफ से तो हैं ही सुरक्षित, साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी किसान भाइयों को बहुत कम समय में जल्दी उत्पादन देकर अच्छी कमाई करवा सकती हैं। और इन तमाम बातों के अलावा और क्या कुछ खास है जड़ वाली सब्जियों की खेती से जुड़ी हुई क्या बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसको भी समझेंगे डॉक्टर चौधरी जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है इस विषय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखने का। जड़ वाली सब्जियों में गाजर, मूली, शलगम और चुकंदर मुख्य रूप से शामिल हैं। जड़ वाली सब्जियों की बुआई से पहले खेत को अच्छे तरह से तैयार कर लेना चाहिए। बीजों की बुआई से पहले खेत की 3 से 4 बार जुताई कर लेनी चाहिए। खाद की बात करें तो औसत दर्जे की जमीन में 20 टन गोबर की सड़ी गली खाद प्रति एकड़ की दर से डालनी चाहिए। 24 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ डालना चाहिए। गाजर की बात करें तो गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे सही है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर की बीच होनी चाहिए। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हों उसमें से पानी निकालने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। वहीं मूली की पूसा मृदुला किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म संपूर्ण भारत में लगाई जा सकती है, यानी ये किस्म ऐसी है जिसकी खेती देश के किसी भी राज्य में की जा सकती है। हालांकि बुआई से पहले बीजों की उपलब्धता के बारे में जान लेना बेहतर रहता है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। शलगम की बात करें तो वैसे तो शलगम को सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है।
तो किस प्रकार से आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे फसल की बुआई करने के बाद आपको किस प्रकार की देखभाल की ज़रूरत होती है, इसको भी रिपोर्ट के जरिए समझा गया है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे आपको काम करना है, इसको समझेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की ओर और कपास की फसल की देखभाल के कौन से तौर तरीकों को आपको ध्यान रखना है, इसको भी समझ लेते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी की तरफ। डॉक्टर रुपेश जी, कपास भी हमारे देश की बहुत मुख्य धारा की जो फसल में आती गिना जाता है, कई किसानों की आजीविका का सहारा है और हमारे देश की जो कपड़ा की मांग होती है उसमें भी कपास का एक बहुत बड़ा योगदान है, या फिर यूँ कहें कि रीढ़ की हड्डी कपड़ा उद्योग की कपास की फसल है। अगर हम बात करें कपास की देखभाल की, इस समय देश में जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कई क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात दर्ज की गई पिछले मानसून में, हमने देखा। ऐसे समय में जो कपास की फसल जिस अवस्था में है, ऐसी अवस्था में क्या किसानों को चिंता की बात है, कोई चुनौती है उनके लिए? अगर है तो किस प्रकार से इसमें अब आगे देखभाल करनी चाहिए? जैसे कि कपास एक ऐसी फसल है जो कम पानी लेने वाली फसल है और ये पूरे भारत में उत्तरी भारत और सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत सभी स्थानों पे बीजी जाती है। लेकिन जैसे कि उत्तरी भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आपने देखा कि काफी बारिश हुई जी, और इस करके कई जगह पानी भी खड़ा हो गया जी। तो पानी खड़ा होने की वजह से कुछ समस्याएं आई जो नरमे की फसल, कपास की फसल को नुकसान कर सकती हैं। जैसे कि उसमें पत्ते के धब्बे आ गए, जिसे हम लीफ स्पॉट कह देते हैं। और जो है उसमें कीड़े का भी अटैक रहा, जैसे गुलाबी ठुंडी है या लीफ हॉपर हरा तेला, उसका भी अटैक इस सीजन में पहले से ही रहा। और भारी बारिश होने की वजह से जो कपास का जो कद था, वो भी जो हाइट थी काफी बढ़ गई, वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी बहुत ज्यादा रही, जिस कारण जो है पौधे की जो खुराकी तत्व थी उसकी मांग बढ़ी, पत्तों में पीलापन आ गया। तो इस कारण की वजह से किसान वीरों को चाहिए कि कुछ छिड़काव वगैरह करें, या खास करके पानी जहां खड़ा है उसे पानी सबसे पहले निकालें, क्योंकि एक पैराविल्ट एक समस्या होती है जो एक पानी खड़े होने की वजह से जो कपास की फसल सूख जाती है और उसमें हम कोबाल क्लोराइड की सिफारिश करते हैं 10 मिलीग्राम प्रति लीटर हिसाब से। तो ये समस्या देखने में आई। बॉल रॉट के लिए है, लीफ स्पॉट के लिए है, जैसे हम एमिस्टार टॉप एक उल्लीनाशक दवाई है, उसकी छिड़काव करने से हम उस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से पानी निकासी नहीं करी गई, छिड़काव नहीं करा गया, तो कपास की जो क्वालिटी है, जो फाइबर की जो रेशे की क्वालिटी है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण किसान भाइयों को आगे मंडी में रेट कम मिल सकता है। जी, तो ये यहाँ पर इस अवस्था में देखा जाए तो जहाँ पर जल जमाव की स्थिति हुई है, पहले तो ये सुनिश्चित करें कि किसान भाई कपास की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें और जो समाधान डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी ने बताया उसको भी ध्यान में रखकर आप छिड़काव कर सकते हैं। और क्या कुछ खास बातें हैं जिसके जरिए आप कपास की फसल की अच्छी देखभाल कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस विषय से जुड़ी हुई। बुआई के बाद नियमित रूप से फसल की देखभाल भी जरूरी होती है। अमेरिकन कपास में ज्यादा फैलाव रोकने के लिए 30 मिलीलीटर साइकोसिल को 300 लीटर पानी में घोलकर जरूरत के हिसाब से छिड़काव करें। इसके साथ कीटनाशक और यूरिया भी मिलाकर छिड़का जा सकता है। कपास में फूल आने पर नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 50 मिलीलीटर, फिर 20 दिनों बाद 70 मिलीलीटर का घोल छिड़कने से फूल और टिंडे गिरते नहीं हैं और टिंडे भी बड़े लगते हैं। कपास में आखिरी सिंचाई 33% टिंडे खुलते समय कर दें। इसके बाद कोई सिंचाई ना करें। कपास के पौधों पर दीमक, हरे तिल्ले और कलियों और फूल एवं टिंडों पर अमेरिकन सूंडी का प्रकोप होने पर 1 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस पानी में 70 मिलीलीटर पत्तों पर चिपकने वाला पदार्थ डालकर छिड़कें। कपास में अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
फल छेदक के नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पहले इमिडाक्लोप्रिड से 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। फसल के 45 और 55 दिनों के होने पर 5% नीम के बीज के अर्क का छिड़काव करना चाहिए। अमेरिकन बॉलवर्म से फसल प्रभावित होने पर NPV की 250 LE मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। BT नुस्खे की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर का भी छिड़काव करना चाहिए। चुनाई की बात करें तो जब काफी संख्या में गूले पक जाएं, तो पहली चुनाई की जाती है। देसी कपास सितंबर में चुनने के लिए तैयार होती है। इसके लिए 10 दिनों के अंतराल पर सूखी और साफ कपास की चुनाई करें। तो कपास की फसल की देखभाल कैसे करनी है, विस्तृत रिपोर्ट के जरिए हमने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। फिलहाल और भी बेहतर जानकारियां लेंगे डॉक्टर अरोड़ा जी से, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक बार डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी जी, समय अब जो नज़दीक आने वाला है, ऐसे समय में गाजर और मूली की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है अगर बाज़ार में देखी जाए। अगर हम एक किसानों के इंटरक्रॉपिंग की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो क्या गाजर और मूली की फसल एक साथ ली जा सकती है? देखिए, जहाँ तक हम किसान भाइयों को कहते हैं कि जो जड़ वाली फसलें होती हैं, इसका हमें अगर हम एक फसल को अगर हम अलग लगाएं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हर फसल की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे उसमें जो आप पोषक तत्व डालते हैं वो थोड़ा अलग होता है। उसके अलावा क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी जो इसकी अवधि होती है, वो भी अलग अलग होती है जी। लेकिन जब हम अंतर फसली, जैसे अगर हम कोई और फसल अगर हम लगा रहे हैं, उसके बीच में अगर हमारे पास जगह है, उसमें अगर हम ले रहे हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो दो फसलों के बीच की जो जगह है, तो उसमें हम किसी में हम मूली लगा सकते हैं, दूसरे में हम जैसे गन्ना में आजकल काफ़ी लोग इस तरह का अंतर फसली लगाते हैं, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे बड़ी क्या ध्यान देने की बात होती है कि जब हम किसानों को बताते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनकी फसल जिस समय में मार्केट में आती है, उस समय में उसका उत्पाद की कीमत कैसी होती है जी। तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर कोई भी अगर अगेती अगर उत्पादन करते हैं, चाहे वो गाजर की अगर अगेती उत्पादन करना चाहें या मूली का अगर अगेती उत्पादन करते हैं, तो आपका मुनाफा आपका अधिक होता है। जैसे अभी तक गाजर क्या होता था कि गाजर आमतौर पे 15 सितंबर से पहले लगाने के लिए कोई गाजर की प्रजाति उपलब्ध नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गाजर की ऐसी प्रजाति उपलब्ध की गई है पूसा संस्थान के द्वारा, जिसको हम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में भी हम लगा सकते हैं जी। लेकिन हम किन क्षेत्रों में लगाएंगे? हम उन्हीं क्षेत्रों में लगाएंगे जहां जल जमाव की समस्या ना हो, जहां पे जल की पूरी निकासी की व्यवस्था हो, आपके खेतों में पानी बिल्कुल ना लगे और आपके खेतों की जो मिट्टी है वो बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, या तो दोमट या रेतीली मिट्टी है, तभी हमको बिल्कुल अगेती। इस प्रजाति का नाम है पूसा बृष्टि। बृष्टि का मतलब ये होता है कि जो बारिश के मौसम में भी हम लगा सकते हैं। हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम कोई अगेती चीज अगर हम लगाएंगे तो उसका उत्पादन हमें जो मेन सीजन की फसल होगी उससे कम होगी। जैसे जो किसान भाई अगर पूसा बृष्टि लगाएंगे तो उसकी जो उत्पादन क्षमता होगी ज्यादा से ज्यादा 150 क्विंटल के आसपास होगी, लेकिन इनकी फसल अक्टूबर नवंबर में मार्केट में आ जाएगी, तो उस समय में इन्हें मुनाफा अधिक मिल सकता है लेकिन उसमें जो हमारा रिस्क होता है वो भी हमें अधिक लगता है, क्योंकि ये गाजर मूली जो भी जड़ वाली सब्जी हैं जो हम मेन सीजन में लगाते हैं, जैसे 15 सितंबर के अगर हम बाद लगाते हैं तो लगभग ये, जैसे गाजर की बात करें तो ये लगभग 90 से 95 दिन की फसल होती है, तो 15 सितंबर के बाद से ये करीब करीब दिसंबर तक या जनवरी तक आप लगा सकते हैं, मतलब आप उसको तैयार करके मार्केट में ला सकते हैं। बिल्कुल उत्पादन अच्छा मिलेगा, लेकिन जो रिस्क वाली आपने बात कही ये भी किसान को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई है। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं, जुड़े हुए हैं कन्हैयालाल प्रजापति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ सर। जी, सवाल पूछिए। क्या हमारी फसल जो ये है कपास की, शंकर कपास है, उसमें कुछ कुछ फूल खिलते हैं और उसके जो डिंडे वो आते हैं ना, वो फल, वो भी काली इल्ली का प्रकोप है, ताकि उसमें ऐसा रस छेदन वाला कीड़ा लगता है ताकि उसके जो वो है ना वो फल गिरा देता है।
जी और फूल के अंदर भी कुछ कुछ इल्ली का प्रकोप है। जी कन्हैया जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सवाल को शामिल करते हैं और जवाब देने के लिए डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रुपेश जी, हमारे दर्शक हैं कन्हैया जी और उज्जैन से इनका सवाल है। इनकी कपास की फसल है, कपास के फूल इनके गिरते जा रहे हैं, इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है और तना छेदक के कीड़े भी बता रहे हैं। क्या समस्या है और ये समाधान कैसे करें? देखिए, इस बार जो मौसमी चक्र ऐसा रहा, भारी बारिश की वजह से ड्रॉपिंग हुई है, जो इसे कह रहे हैं फूल गिर जा रहे हैं जी। तो फूल गिरने का मुख्य कारण है कि जब बारिश की वजह से जो कपास का पौधा उसका बढ़वार बहुत हो गया, और इसके लिए हम जो खुराकी तत्व हैं, चाहे हम यूरिया डीएपी बेसल डोज में डालते हैं मिट्टी में, नहीं तो 13-0-45 जो पोटेशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, 13-0-45 में पोटेशियम नाइट्रेट की 4 स्प्रे करते हैं हम जब फूल आना शुरू हो जाते हैं, और हफ्ते हफ्ते 4 स्प्रे करते हैं 2 किलो 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए। और मैग्नीशियम सल्फेट में जब फूल और टिंडे जब बन जाते हैं तब उस समय मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे करते हो, 15-15 दिन के बाद 2 स्प्रे करी जाती है। तो 1 किलो 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के पीछे। तो अगर हमें अपने फूलों को गिरने से रोकना है तो इन दोनों छिड़काव का जरूरी है। दूसरा, अगर जैसे भारी बारिश की वजह से या उमस ज्यादा रही, ह्यूमिडिटी ज्यादा रही, उसमें उल्ली की जो दिक्कत आ रही है, उसमें एक हमारा उल्ली नाशक है फंजीसाइड एमिस्टार टॉप, वो 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम छिड़काव कर सकते हैं। मतलब 1 एकड़ के लिए 200 मिलीलीटर दवा, 200 लीटर पानी और 1 एकड़, तो उससे हम अपनी फसल को उल्ली से बचा सकते हैं। और तीसरा जो इन्होंने कहा कि किसान भाई ने कहा कि जो उसमें छेद हो जा रहे हैं, उसके लिए क्या है कि कुछ दवाइयां हैं जो कीटनाशक हैं जिसकी हम छिड़काव करके, जैसे प्रोक्लेम है, प्रोफेनोफास है, ओशीन है, ये 2-3 कीटनाशक है, इसका हम छिड़काव करने से हम अपने कपास के पौधों को कीट लगने से बचा सकते हैं। जी तो फिलहाल कन्हैयालाल प्रजापति जी, आपकी जो समस्या कपास को लेकर आपने देखने को मिली, जो आपके फूल गिर रहे हैं, जो आपने कीड़े की समस्या बताई, इल्ली की जो समस्या बताई, उसका समाधान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा जी ने जो आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हलों के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जब हम जड़ वाली सब्जियों की बात करते हैं तो गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, शलजम, इन तरह की सब्जियों का नाम आमतौर पर हर कोई लेता है और हर किसानों को इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन अभी भी ऐसी कई फसलें हैं, कई सब्जियां हैं जो जड़ वाली सब्जियां हैं जिसको उगाकर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। वो कौन सी फसलें हैं, कौन सी सब्जियां हैं जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता है और किसानों को अब वक्त है कि उनकी तरफ भी रुख किया जाए? नहीं, देखिए, जो जड़ वाली सब्जियां, जैसे बाकी सब्जियों को हमको इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो सब्जियां जो आप नाम ले रहे हैं वो एक्चुअल में जड़ नहीं होती हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसानों को या हम बाकी समझाते हैं, जो जड़ वाली सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे अरारोट या पार्सनिप की अगर हम बात करें, नहीं, वो इस इलाके में की उसकी खेती नहीं होती है। जो टेपियोका वगैरह की अगर आप बात करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं होता है। और बाद में उसमें जैसे जो कुछ और भी जैसे आपने अगर जोड़ा, जैसे अगर हम प्याज लहसुन की अगर हम बात करें तो उनको हम जड़ वाली सब्जियों के अंदर उनको हम नहीं रखते हैं। वो जो वास्तव में वो बल्ब होता है, जो तने का पार्ट होता है, तो उसकी चर्चा फिलहाल हम इसमें ये करना चाहेंगे कि जो जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं
उन पे ही हम अपने आप को हम ये रखना चाहेंगे जी। कि जिनकी चर्चा हम इसमें हम करेंगे जो बाकी लोगों के लिए उपयुक्त होगा। तो उसमें आप अगर हम सबसे पहले मैं गाजर की चूंकि चर्चा ऑलरेडी मैं कर भी रहा था, तो मैं गाजर के बारे में इनको पहले बताना चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं कि इसमें किस प्रकार से हम गाजर की, चूंकि गाजर अभी आने वाले समय में काफ़ी किसान भाई उसको लगाते भी हैं। बिल्कुल। और गाजर जो होता है वो एक प्रॉफिटेबल काफ़ी क्रॉप होता है जिससे कि किसान भाई काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उससे किसानों का भी फायदा, इसमें बीमारी और कीड़े भी इसमें बहुत कम लगते हैं जी। तो मैं एक दो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हम गाजर की बात अगर हम कर रहे हैं तो खास करके जब किसान भाई किसी भी प्रजाति का चयन करता है तो उसे ये देखना चाहिए कि या तो उसमें उपज क्षमता कितनी होती है जी। इसके अलावा क्या उसमें कोई ऐसा अनोखापन है जिसके कारण बाजार में उसको दाम अधिक मिल सकता है। अब जैसे मैं गाजर में आम तौर पे क्या होता है, जो किसान भाई अगर गाजर लगाते हैं जब उसको हम मंडी में जाते हैं और तोड़ के देखते हैं तो अंदर में एक चकरी सी दिखती है, पीली सी या सफेद रंग की, जी। जिस कारण से उसका भाव कम मिलता है। हमारे पूसा संस्थान में एक प्रजाति का विकास किया गया है जिसको आप तोड़ेंगे तो अंदर से पूरा ब्लड रेड रहेगा, लाल रहेगा, यानी वो जो उसमें जो होता था वो उसमें बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण से पूसा रुधिरा इस प्रजाति का नाम है। जब किसान भाई इसको लेके मार्केट में जाते हैं तो उनको बोरी का 100 रुपए अधिक मिलता है। आपका समय उतना ही लगा 90 दिन से 100 दिन, लेकिन आपका जो उत्पाद है वो आपको अधिक लाभ दिला सकता है इस अनोखेपन के कारण, क्योंकि जिसको हम कोड कहते हैं वो सेल्फ कलर्ड कोड होता है, यानी वो भी लाल रंग का होता है। इसी तरह से अगर आप हाइब्रिड प्रजाति का अगर चयन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी आई हैं। पूसा वसुधा है, एक अभी नई प्रजाति और आई है जो पूसा प्रतीक के नाम से होता है। ये जो मैं प्रजातियां बता रहा हूं ये लाल गाजर की प्रजाति है जिनका आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इनकी आप बिजाई कर सकते हैं और ये करीब 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है जी। इसके अलावा जैसे गाजर में अनोखापन की जो मैं बात कर रहा था, आजकल एक काली गाजर आई है जो भी मार्केट में काफी चलता है जी। और खास करके शिकंजी बनाने में, जूस बनाने में और कई जगह उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट उसका निकाल के उसके रंग के रूप में ब्रेड के फैक्ट्री में, बिस्किट में उसका उपयोग करते हैं। तो उसमें हमारे संस्थान की एक प्रजाति आई है पूसा असिता। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये कंप्लीट पर्पल कलर का होता है जिसको हम काली गाजर के नाम से कहते हैं। इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। तो पूसा असिता का आप चयन कर सकते हैं। या जो हमारे पंजाब से भी एक वैरायटी आई है PAU लुधियाना से, पंजाब ब्लैक ब्यूटी के नाम से, या जो हमारा वाराणसी का जो संस्थान है भारतीय सब्जी विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वहाँ की भी एक प्रजाति है काशी कृष्णा जी। चौधरी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है फोन लाइन के जरिए, पहले उनका रुख कर लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। सुशांत कुमार पटनायक हैं उड़ीसा से। सुशांत जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी अपना सवाल दोहराइए। गाजर की उसके बारे में जानना था। आप गाजर की फसल की खेती करना चाहते हैं? हाँ, उसकी जानना था। जी डॉक्टर चौधरी जी, ये अंगुल उड़ीसा से हैं और ये गाजर की फसल की लगाना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि कैसे मैं किस्मों का चयन करूं, कैसे तैयारी करूं, कैसे आगे बढ़ूं। जी हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा, चूँकि इन्होंने उड़ीसा से फोन किया है। गाजर आमतौर पे क्या होता है कि जो सर्दी के मौसम की फसल होती है और ये खास करके जो ये लाल वाली गाजर होती है इसको सामान्य तापमान चाहिए, यानी ऐसा जगह, इसलिए हम इसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर के आसपास हम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर तापमान कोई, जैसे हमारी ये जो गाजर है ये उड़ीसा में ये आसानी से ये लगा सकते हैं, तो वहाँ पे मैं इनको कहूँगा कि ये पूसा जो हमारी रुधिरा प्रजाति है उसका ये चयन कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ज़मीन जो होनी चाहिए वो भी हमें देखना है कि ज़मीन आपकी या तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए या बलुई मिट्टी होनी चाहिए, पथरीली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाजर की जो फसल होती है वो ज़मीन के नीचे जाती है, यानी ज़मीन का उस हिस्सा हमें देखना है जहाँ हार्ड पैन नहीं बनना चाहिए जी। एक तो हमें ये ध्यान देना है। दूसरा है कि एक पीली गाजर भी होती है, जैसे पीली गाजर की जो प्रजातियां होती हैं या पीली गाजर की जहाँ खेती करते हैं जिसको हम नारंगी रंग की गाजर हम कहते हैं, तो उसमें जैसे जो 96 एक हमारी काफ़ी पुरानी प्रजाति थी, या पूसा नयन ज्योति करके प्रजाति आई है, इसमें चूंकि बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसको हम दिसंबर के महीने तक हम लगा सकते हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी आप बिजाई कर सकते हैं। और ये जो है मार्केट में उससे करीब 100 दिन के आसपास, जो लाल वाली थी वो करीब 90 से 95 दिन, ये करीब 100 से 110 दिन के बाद ये मार्केट में आएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो तापमान है, अधिक तापमान
जब ये आता है तो उसको सहने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए ये करीब करीब 15 मार्च तक ये फसल आराम से आप उठा के मार्केट में बेच सकते हैं, जिस कारण से फायदा होता है। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि ये जो दो अलग अलग गाजर है, जो लाल और पीला, जो लाल गाजर होता है इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, यानी इसको हम भंडारण नहीं कर सकते, इसकी भंडारण क्षमता कम होती है। लेकिन ये जो पीला गाजर या ये जो नारंगी रंग का गाजर होता है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इनको हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पूसा से जुड़े हुए भी हैं। एक यही बुलंदशहर के किसान हैं कर्नल देशपाल, जिन्होंने गाजर के रूप में काफी उन्होंने विख्याति प्राप्त की है। और वो यही नारंगी रंग का जो गाजर है, इसकी खेती किसानों के साथ समूह में खेती करते हैं और उनको वो अपने कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं। फिर जब गाजर की फसल खत्म हो जाती है तो उचित मात्रा में उसको निकाल के उसकी सफाई करके प्रोसेसिंग करके फिर हम मार्केट में लाते हैं। तो आप इसीलिए देखते होंगे कि जो बेमौसम में गाजर आता है सिर्फ वो नारंगी रंग का गाजर आता है, बिल्कुल सही। लाल रंग का गाजर मार्केट में नहीं आता है, क्योंकि उसमें भंडारण की क्षमता नहीं होती, पेरिशेबल आइटम हो जाती है, फ्रेश रूप में उसको हमें कंजम्पशन करना पड़ता है। जी, तो गाजर की खेती करने के लिए किसान इन बातों का भी ध्यान रखें। और डॉक्टर चौधरी जी जिन बातों को जोर देकर बता रहे हैं, किसान भाई उन बातों का ध्यान रखकर अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर तरीके से अच्छी उत्पादन ले पाएंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी का। डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी, अगर हम कपास की फसल की बात करते हैं तो लगभग 150 से 160 दिन की ये फसल तैयार होने की अवधि लेती है। अगर देखा जाए मई जून में जिन किसानों ने बुआई करी थी, अब उनकी फसल लगभग तैयार होने के स्तर पर पहुंच चुकी होगी। और जैसे कि पहले आपने जिक्र किया कि जल जमाव वाली जो स्थिति थी कई प्रदेशों के अंदर, वहां जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें किसान भाई। इसके अतिरिक्त अगर चुनाई की बात अगर हम करते हैं, कपास तैयार होने के बाद चुनाई करते हुए किसान किन बातों का ध्यान रखें और चुनाई करने के लिए उनकी फसल तैयार है इसको सुनिश्चित कैसे करें? देखिए, जो उत्तरी भारत में है कि जो बिजाई का समय 1 अप्रैल से 15 मई होता है और 100 जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो है कुछ स्थानों पे जो है कपास खिलने लगी है और 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक चुगाई का बिल्कुल सही समय है। बिल्कुल। तो इस समय जो है कि खास करके जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड्स में 2 से 3 चुगाई तक होती हैं और जो देसी कॉटन है जिसको हम कपाह कहते हैं पंजाब में और नरमा कहते हैं बीटी हाइब्रिड को। नहीं तो जैसे कि कपास जो है उसमें जो बीटी हाइब्रिड्स हैं उसमें 2 से 3 चुगाई होती है। तो जैसे जैसे खिलता जाए नरमा आप चुगाई करते जाएं और देसी कॉटन के लिए 4 से 6 चुगाई तक हमें करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे नरमा जो है उसमें आता जाए वो अपना चुगाई करते हैं, क्योंकि अगर हम चुगाई नहीं करेंगे तो वो जो भी उसमें कपास है, जो कपाह है वो नीचे गिर जाएगी और मिट्टी में मिलने से उसकी जो रेशे की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण हमें मार्केट में रेट नहीं मिलता है। और जितना हम लेट करते हैं आगे, जैसे उमस पहने लगती है, त्रेड़ पहने लग जाती है, तो एक रेड कॉटन बग करके कीड़ा भी है जो इसके ऊपर देखने में मिल जाता है अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में। अगर हम लेट करते हैं तो उसके कारण भी फाइबर जो रेशे की क्वालिटी है नरमे की, कपास की, वो खराब हो जाती है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे नरमा खिलता जाए हमें उसको अपना चुगाई करके अपना एक जहाँ कमरा या जहाँ पे हम रखें सूखा होना चाहिए, कोई गीलापन या पानी का स्रोत ना रहे, कोई ओपन खुली जगह ना रहे, और वहां से अपना मंडी में वो विस्तृत करें किसान भाई। जी, डॉक्टर रुपेश जी, आपने कीट का जिक्र किया, इसके साथ साथ इस मौसम में कई और कीटों का प्रकोप भी देखने को क्या मिलता है उसको भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और आप दर्शकों सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रुपेश जी, हम बात कर रहे थे कीट के, आपने जैसे कीट का जिक्र किया, क्या ये मौसम और कीट लगने की संभावना पैदा करता है, और इस मौसम में किसान भाई कौन कौन से कीट देख सकते हैं और लगने की संभावना रहती है, और उसका समाधान क्या है? इस समय कीट तो देखिए, कपास की फसल में शुरू से लेके आखिरी जब तक हम चुगाई नहीं करते तब तक कीट का प्रकोप तो रहता ही है। लेकिन इस समय जो है खास करके जो हमें खेतों में दिख रहा है, उसमें हमें जैसे भारी बारिश होने की वजह से घास ज्यादा हो गई है, वीट ज्यादा है, तो इस कारण कई जगह पर हमें चिट्टा मच्छर, जिसे व्हाइट फ्लाई हम कहते हैं, उसका प्रकोप देखने में आ रहा है। और एक दूसरी जो मुख्य समस्या आ रही है वो गुलाबी सुंडी। ये गुलाबी रंग का एक कीड़ा होता है जो है, और ये फूलों के समय से लेके जब अब हम टिंडे जो बॉल होते हैं कपास की, अगर हम उसमें तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर हमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये दो मुख्य कीड़े हैं। और इस साल जो मौसम में हरा तेला, जिसको हम जैसिड कहते हैं, रस चूसने वाला कीड़ा है, जिसके कारण पत्ते जो मुड़े रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे किनारी से अंदर की ओर लाल भी हो जाते हैं। तो ये कीड़ा जो है शुरू से ही हमें देखने को मिला, क्योंकि जो ये ज्यादा उमस में, ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा उमस में ये कीड़ा देखने को मिलता है, जिसके कारण पत्ते हमें मुड़े से दिखे, और ये शुरू से लेकर आखिरी तक इसका प्रकोप देखने में मिला है। इस समय इसके सिम्टम्स जो हैं, जो लक्षण हैं, वो हमें पत्तियों पे दिख रहे हैं, जबकि कीड़ा कम है इस समय। तो ये तीन मुख्य कीड़े रहे, व्हाइट फ्लाई जिसे चिट्टा मच्छर कहते हैं, जैसिड हरा तेला, और गुलाबी सुंडी जो पिंक बॉलवर्म के नाम से। जी, तो इस समय 3 कीड़ों से आपको अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करनी है, और किस प्रकार से प्रदान करनी है ये भी डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी ने बेहतर तरीके से समझाया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिस गाजर का आपने उदाहरण दिया कि उस गाजर की फसल का चुनाव, किस्म का चुनाव करेंगे तो किसान भाई बाजार में एक जो रेगुलर गाजर आती है उससे अच्छा मूल्य ले पाएंगे, लेकिन क्या देश के हर हिस्से में जहाँ जहाँ गाजर की बुआई हो सकती है, हर मिट्टी में उस गाजर को बुआई की जा सकती है, और क्या हर किसान तक उस बीजों की पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है? जी हाँ, जैसे ये आपने सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि आम तौर पे जो, इसलिए मैं बता रहा था कि जहाँ रात का तापमान अधिक रहता है, जैसे जो हमारे साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे गाजर की खेती आम तौर पे नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी देखा गया है कि जैसे हमारी जो पूसा रुधिरा प्रजाति है, इसको केरला में भी लगाया गया है। केरल वगैरह में पहले इनकी खेती नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने लगा के देखा है तो इसकी खेती वहाँ हो सकती है, उपज जरूर थोड़ा कम होगा। उसी तरह जैसे तमिलनाडु वगैरह में आप देखते होंगे कि जो सिर्फ हिली रीजन होता था, जैसे जो उनका ऊटी का एरिया, जो नीलगिरी पहाड़ियों का एरिया है, उन्हीं पे सिर्फ वो गाजर की, क्योंकि ये सब ठंडे मौसम की फसल मानी जाती है, तो उन्हीं इलाकों में वो खास करके जो नारंगी कैरेट होता था उसी की खेती करते हैं। लेकिन आजकल काफी प्रजातियों का विकास किया गया है कि जो हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए भी वो सहनशील होते हैं, तो उस मात्रा में उनकी खेती वो करके देख सकते हैं और वहां पे इनकी खेती हो सकती है। लेकिन जो जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनके बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे कि इनकी खेती इनकी आसानी से हो सकती है, जैसे मध्य प्रदेश है। बाकी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे मौसम थोड़ा इनका अलग होता है, लेकिन वहां भी इनकी खेती आराम से की जा सकती है। लेकिन जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो आमतौर पे, जिसको हम टेम्परेट कैरेट, गाजर में 2 अलग अलग तरह का होता है। एक ठंडे मुल्क के लिए होता है, बिल्कुल ठंडे प्रदेशों के लिए होता है, जिसको हम ऑरेंज वाला जो कैरेट होता है। दूसरा होता है जो लाल वाला गाजर होता है। इस प्रकार से हमें इनका चुनाव करना है कि लाल वाला गाजर आमतौर पे जो गर्मी का जो गर्म इलाका है, लेकिन वहां जहां पे कि रात का तापमान थोड़ा कम हो जाए, वहीं पे इसकी खेती हम सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर चौधरी जी, इसके साथ ही अगर हम देखें जो जड़ वाली सब्जियां हैं, इनकी जो फल होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, आधा हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है, और जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि इन सभी फसलों में जो खरपतवार हैं वो भी असर डालते हैं। खरपतवारों से क्या इन फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है, उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है, उनके आकार पर असर पड़ता है, और किस प्रकार से सुनिश्चित करें कि खरपतवार कम से कम, जितना हो सके उतना कम से कम इन जड़ वाली सब्जियों में देखने को मिले? देखिए, आपने बहुत सही आपने पूछा, आपने 2 प्रश्नों का पूछा। एक तो आपने खरपतवार के लिए पूछा है, दूसरा आपने कहा कि इनके जो आकार होते हैं उसमें भी हम क्या सावधानी रखें जिससे उनका आकार बिल्कुल सुनिश्चित रहे। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिट्टी जो होनी चाहिए वो पूरी भुरभुरी होनी चाहिए, तभी हम इसका ये करेंगे। जड़ वाली हम कोई भी
भी फसल अगर हम लगा रहे हैं, चाहे हम गाजर लगाएं, मूली लगाएं, चुकंदर लगाएं या सलगम लगाएं, हमें उनको हमेशा मेरों पे लगाना है। मेर पे इसीलिए लगाना है कि जो 10 से 15 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है मेर की, उसका जो हिस्सा रहेगा वो हमेशा वहां की मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी, यानी 15 सेंटीमीटर तक कोई भी हार्ड पैन नहीं होना चाहिए। दूसरी एक हमें सावधानी रखनी है कि जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि कभी भी हम गोबर की खाद हम डालते हैं, खास करके जो जड़ वाली फसलें हैं इनमें जब हमें गोबर की खाद डालनी है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि वो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, यानी कम से कम 120 दिन पहले की सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर उस गोबर का कोई भी टुकड़ा जो बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होगा, जब गाजर या मूली आगे की तरफ नीचे जाएगी, जो ही उसका जड़ उसके संपर्क में आएगा, जो अनडिकम्पोज्ड कंपोस्ट है, वहां से उसमें फोर्किंग हो जाएगी। यानी कभी आप देखते होंगे कि गाजर की जड़ में एक से दूसरी पतली सी जड़ निकल गई, बिल्कुल, या मूली में भी दूसरी जड़ निकल गई। इसके यही दो कारण होते हैं, या तो जमीन का कोई टुकड़ा जो हार्ड पैन के संपर्क में आ गया, या जो कच्ची गोबर की खाद के संपर्क में अगर जड़ आता है, तो ये दो। तो इसलिए इसका अगर शेप हमको अच्छा रखना है, बिल्कुल, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाँ। इसके बाद हम आते हैं खरपतवार। जब भी हम इसकी बिजाई करते हैं, इसके तुरंत उपरांत हमें उसमें एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, जो स्टाम्प के नाम से मार्केट में मिलती है, उसका हम 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जितना एरिया में अगर कम से कम 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका हमें बुआई के जस्ट बाद उसका हमें छिड़काव कर देना है। बिल्कुल। और हमें यह ध्यान रखना है कि छिड़काव करते समय उसमें नमी की मात्रा अवश्य हो, अगर नहीं है तो हम हल्की सिंचाई करने के उपरांत इसका हम छिड़काव करते हैं। अगर जब भी हम ये प्री इमरजेंस अगर जो हर्बिसाइड से इसका हम छिड़काव करते हैं, इससे फायदा ये होता है कि जो 30 से 35 दिन आपके खेत में कोई दूसरी खरपतवार नहीं आएगी, और उसके बाद का जो हिस्सा होगा तब तक जो गाजर की या मूली की फसल होगी वो इतना बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसमें अगर अर्दिंग अप करेंगे तो बाकी जो निकाई की जो समस्या है, खरपतवार की समस्या काफी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं उसमें करीब 30 से 35 दिन के बाद एक बार हम मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उस दौरान भी उसकी निराई गुराई हो जाती है और हम खरपतवार को हम समस्या को हम आसानी से हम निदान कर सकते हैं। जी डॉक्टर रुपेश जी, और आपका भी रुख कर लेते हैं, और अगर हम कपास फसल की बात कर लेते हैं तो कपास भी काफ़ी सघन हो जाता है जब वो बढ़वार होता है, और जैसे कि पहले भी आपने कहा कि वीड निकल आता है, काफ़ी सारा खरपतवार होता है जिससे कि कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? कपास में भी खरपतवार का नियंत्रण करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें भी जो है हमारे पास कुछ जो है खरपतवार नाशक दवाइयां हैं, जैसे कि स्टॉम्प है, जो है स्टॉम्प 30 AC जो पेंडामिथिलिन के नाम से मार्केट में आ रही है। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, मतलब जो है बुआई के बाद, और जैसे कि मिट्टी में नमी हो और बुआई के बाद जो है हम इसका छिड़काव कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जब अगर खरपतवार अगर आ गया ऊपर तो फिर ये उसको नहीं मारेगा, क्योंकि ये प्री इमरजेंस है, खरपतवार आने से पहले ही उसको खत्म कर देगा। दूसरा क्या होता है कि हम निराई गुड़ाई करते हैं, उससे भी हमारे जो होती है कि खरपतवार जो है हम उसको रोक सकते हैं। फिर आगे हमारे पास जो है जब फसल हमारी बड़े आती है 70-80 दिन की हो जाती है, तो उसमें या 100 दिन तक हो जाए तो हम उसमें एक जो है खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, जैसे कि स्वीप पावर है, ये एक खरपतवार नाशक है जिसका हम जो है फ्लैट फैन नोजल के साथ कोन लगा के हम अगर जो है कपास के बीच में छिड़काव करें तो हम अपने खरपतवार को रोक सकते हैं। जी, स्वीप पावर है, पैराक्वेट है, ये 2 खरपतवार हैं हमारे पास। जी, तो खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर हम कपास की फसल में भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि कई समस्याओं का निदान हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, आपका रुख कर लेते हैं। इसमें भी अब बात करें, जिस भी खेत का हम चयन करें जड़ वाली फसल, जड़ वाली सब्जियों की खेती के लिए, वो कौन सी फसल चक्र को अपनाकर करना चाहिए? जी हाँ, जैसे आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि आम तौर पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही फसल हम बार बार हम ना लगाएं। जैसे जड़ वाली फसल से पहले हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी फसल हो जिससे कि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई दलहनी फसल अगर हम लगाते हैं, जैसे अगर खरीफ का मौसम है, इसमें अगर हमने लोबिया की खेती की,
तो मिट्टी आपकी अच्छी रहेगी। या अगर हमने रबी में भी अगर हमने अर्ली अगर हमने जैसे मटर की खेती अगर हमने कर ली है, जो अर्ली मटर की जो लोग खेती करते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसी फसलें हैं जो मैं पहले ही बता रहा था कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की भी फसल होती है। जैसे मान लिया हमने मूली की बात की, मूली में आपने दिखाया भी था एक मूली होती है जो रैपिड रेड व्हाइट उस टिप्ड होता है, दूसरा होता है जैसे हमारे यहाँ के एक पूसा मुर्दुला है, ये सब सिर्फ 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आपके पास समय है, आपने मटर की फसल ले ली, मटर अगर आपने नवंबर के आसपास अगर आपने हार्वेस्ट कर ली, अगर आपके पास उसमें समय है तो दिसंबर के बाद लगाते हैं तो आपको अलग प्रजाति का चयन करना है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं कि जितना आपके पास समय बचा हुआ है एक फसल से दूसरी फसल लेने के बीच में, इसमें आप उसको लगा सकते हैं। जी, तो इस प्रकार का भी चयन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला है किचन गार्डन टेरेस गार्डनिंग का, देखा जाए तो लोग घरों में भी सब्जी उगाकर सेवन करते हैं और पसंद भी करते हैं धीरे धीरे। क्या उन लोगों को भी अपने घर में गाजर, शलजम या मूली उगा सकते हैं? जी हाँ, देखिए गाजर मूली जो जाड़े की मौसम की जो भी हमारी सब्जी फसलें होती हैं उसमें सबसे फ़ायदा क्या होता है कि ये काफ़ी सुरक्षित सब्जी मानी जाती है। सुरक्षित इसलिए कि इसमें जो रोग और कीट होते हैं इनका प्रकोप बिल्कुल न के बराबर होता है, क्योंकि जाड़े के मौसम में जितने भी हमारे रोग हैं और कीड़े हैं इनके लगने की संभावना कम होती है। बिल्कुल। तो आप अगर किचन गार्डन में अगर इनको उगाते हैं तो आपको बिल्कुल किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी अगर आजकल जैसे ग्रो बैग्स आते हैं, बिल्कुल, या आजकल एक ट्रे आता है जो चौड़ा ट्रे होता है, जिससे हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें जो मिट्टी की जो ऊंचाई है यानी गहराई जो है आपके ट्रे की वो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर अगर गहरा हो तो ये जड़ वाली फसलें आप उसमें आसानी से ले सकते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि जब अगर आप उसमें मीडिया आप डालते हैं तो उसमें मिट्टी की मात्रा कम डालें, उसके साथ जो आपकी गोबर की खाद है अगर अच्छी सी उसकी मात्रा डालें। और अगर आपके यहाँ मिट्टी जो है वो भारी मिट्टी है यानी दोमट मिट्टी नहीं है, हल्की मिट्टी नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा रेता जो आता है उसको मिला दें। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो भुरभुरी मिट्टी बनी रहेगी, तब आप इन सारी फसलों का चाहे आप गाजर उगा सकते हैं या चुकंदर उगा सकते हैं। और हमने अपने यहाँ जो हमारे किसान मेला लगता है उसमें हम दिखाते भी हैं कि हमने जो ट्रे होता है उन ट्रे में ये सारी जड़ वाली फसलें गाजर, मूली, चुकंदर और इनकी प्रजातियों को भी हम दिखाते हैं। इनका आप बिल्कुल आसानी से उगा के और आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज और बताऊंगा कि अगर जो लोग अपने लिए उगाना चाहते हैं या इवन जो किसान भाई है, इसकी हमें स्टैगर्ड प्लांटिंग करनी है। स्टैगर्ड प्लांटिंग का मतलब है कि जैसे आपने जमीन के एक हिस्से में आपने आज अगर लगाया, थोड़े से हिस्से में फिर 10 दिन के बाद लगाएं, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद लगाएं। इससे आपकी जो उपज होगी वो अलग अलग समय में मार्केट में आएगी। किसी कारण से अगर मार्केट में अगर गलत हो गया, एक का दाम अगर आपको कम मिला तो कम से कम जो दूसरा कर सकते हैं उसका दाम आपको अधिक मिल सकता है और उससे आपका जो नुकसान है वो बैलेंस भी हो जाएगा। आपका नुकसान बैलेंस हो सकता है। प्लस अगर आपने कुछ अगेती में अगर आपने अधिक मुनाफा कमा लिया तो जो बीच की फसल है अगर उसमें कम भी मुनाफा हुआ तो आपका जो टोटल मुनाफा होगा वो आपका बढ़ सकता है और वो प्रॉफिट ही रहेगा कुल मिलाकर। और रिस्क जो है आपकी जो वो आपका कम हो सकता है। जी, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई कि इस तरीके से भी हम बुआई कर सकते हैं किसी भी फसल की, जिससे कि आपके जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाते हैं और आपके मुनाफे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेंगे और जवाब जानेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी हमारे साथ एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए उनका सवाल हमें प्राप्त हुआ है। हमारे दर्शक हैं राजस्थान से, इनका नाम है कपिल कुमार। इनका सवाल है, कपास के लिए साल भर खाद और पोषण शेड्यूल किस प्रकार से होना चाहिए? एक बार फिर बताइएगा। कपास के लिए साल भर खाद और पोषण शेड्यूल किस प्रकार से बनाएं? कपास में देखिए, खाद का शेड्यूल जो होता है हाइब्रिड और वैरायटी के लिए अलग अलग रहता है, लेकिन खास करके जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में 90% तक जो है बीटी हाइब्रिड, जिसको हम नरमा भी कहते हैं, कपास भी कहते हैं, इसकी बिजाई की जाती है जो है। तो इसमें जो होता है पौष्टिक तक इसको ज्यादा चाहिए होता है। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखें कि जैसे यूरिया जो है 2 बैग मतलब 90 किलो यूरिया चाहिए होता है हमें, और 27 किलो मतलब आधा बैग के आसपास डीएपी। जो यूरिया जो है खेत की तैयारी के समय डाल दें, और आगे हम जो है पहले पानी और दूसरे पानी पे मतलब 25 से 30 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं, फिर 40-45 दिन पे दूसरा पानी। तो इसमें जो है 2 से 3 हिस्सों में हम यूरिया डाल सकते हैं। डीएपी जो खाद है वो शुरुआती तौर पे बिजाई के समय डाल दें जो है। और उसमें भी ये है कि अगर हमने गेहूं में अगर ये कनक की फसल में डीएपी डाली है तो इसमें हम नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। कपास की फसल में पोटाश की मात्रा इस हिस्से में ज्यादा रहती है, तो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश की डालने की जरूरत नहीं होती है। बाकी जो है आगे जब फसल बढ़ती है, फ्लावरिंग स्टेज पे वो फूल आने लगे, तब जैसे मैंने पहले बताया पोटेशियम नाइट्रेट, वो भी एक तरह की खाद है। 13-0-45 मतलब जो है उसमें 13% जो है नाइट्रोजन है और 45% पोटाश है। तो उसमें की जो है हम स्प्रे छिड़काव करके 2 किलो 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के पीछे कर सकते हैं। वो भी एक खुराकी तत्व है। और फिर जो जैसा आपको जो है कपास में फूल आने लगे, टिंडे बनने लगे, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे करें। मैग्नीशियम ये भी एक खुराकी तत्व है कपास के लिए, जिससे मैग्नीशियम से क्या कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ती है, सूर्य से जो है पौधा जो खाना बनाता है, मतलब जैसे जो कपास बनाता है, टिंडे बनाता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो ये कुछ खुराकी तत्व हैं जो हम शुरू से लेके बेसल डोज से लेके इसका छिड़काव करें तो हम अपनी कपास की फसल की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। जी, तो कपास में इस प्रकार से पोषण प्रबंधन आप कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। चौधरी जी, गाजर और मूली की बात हो गई, बात करते हैं कुछ और मुख्य फसलों की, जैसे शलजम और बात करें चुकंदर की। ये फसलें भी बाजार में इनकी बहुत मांग रहती है, खासकर चुकंदर को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है सेहत के दृष्टिकोण से। इन दोनों फसलों की बुआई को लेकर किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी किस्म का चयन करें, किस प्रकार से देखभाल करें, थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। जी हाँ, देखिए शलजम में जो है अभी शलजम भी लगाने का अभी समय आ गया। इसमें भी कुछ होता है जो बिल्कुल अगेती शलजम अगर हम लगाना चाहते हैं, जैसे सितंबर में 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर हम लगाएं तो पूसा श्वेती एक प्रजाति है, इसका आप चयन कर सकते हैं। या अगर जो लोग मेन सीजन में यानी अक्टूबर से लगाना चाहते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, तो एक पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब आता है, वो लगा सकते हैं। या पूसा चंद्रिमा जो सफेद रंग का होता है, और एक पूसा स्वर्णिमा जो गोल्डन कलर का होता है, तो इनका चयन कर सकते हैं। और उसी तरह जैसे आपने बात की अभी जो हमारा ये चुकंदर की, तो चुकंदर में 2 प्रजातियां हैं, डीडीआर करके एक है, डेट्रॉइट डार्क रेड। ये हमारे जो कटराइन सेंटर है वहां से ये प्रजाति निकाली गई थी, और एक क्रिम्सन ग्लो। इन 2 प्रजातियों का चयन आप कर सकते हैं। हाँ, चुकंदर में मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि चुकंदर में क्या होता है कि जैसे जो बाकी सब्जियां हैं, जो जड़ वाली सब्जियां, उन सब में पोषण तत्व हमें ऑलमोस्ट बराबर रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो चुकंदर की जो किसान भाई अगर खेती कर रहे हैं तो जब हम खेत में खाद डालें तो कम से कम 20 केजी जो है बोरेक्स, बाकी चीज़ों के साथ साथ, जैसे मैं थोड़ा बता ही देता हूं कि अगर इसमें अगर हम ये लगा रहे हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि 50 से 60, देखिए एक तो आपको पहले वो होना चाहिए कि आपके खेतों का जो पोषण तत्व है वो कितना है। आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो आम तौर पे जो एक हम जनरल रिकमेंडेशन हम बताते हैं, तो इसमें आपको करीब 50 से 60 केजी आपको नाइट्रोजन लेना है, करीब 40 से 50 केजी अगर फास्फोरस लेना है। लेकिन चुकंदर के केस में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, 60 से 70 केजी, और पोटास की मात्रा भी चुकंदर के केस में थोड़ी बढ़ जाएगी, करीब 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर। जो भी आप पोटास और जो हम फास्फोरस लेते हैं वो जैसा हम सभी सब्जियों में करते हैं, हमको पहले डाल देना है। और जो नाइट्रोजन है उसका आधा हिस्सा हम बुआई के समय डालते हैं, और आधा को हम 2 पार्ट में हम बांट के करीब 30 दिन और 45 दिन पे हम डालते हैं। लेकिन
जो लोग अगर चुकंदर की खेती कर रहे हैं तो उनको इनके साथ साथ कम से कम 20 केजी बोरैक्स, क्योंकि बोरन का काफ़ी उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, वो आपको जुताई के समय आपको डाल देना होता है। जी डॉक्टर चौधरी जी, एक आखिरी सवाल और इस कार्यक्रम का आपसे पूछते हैं, जिसको थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर, चारों में से किसान भाई को किसी एक फसल का चुनाव करना हो तो कौन सी फसल का चुनाव करें, कम समय में अच्छा उत्पादन मिल पाएगा उससे? देखिए, ये तो आपको जो जैसा मुझे है कि जिस मार्केट में आप बेचना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे गाजर की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, तो आप गाजर का चयन कर सकते हैं। कुछ जगह होता है जहाँ चुकंदर की भी काफ़ी मात्रा में डिमांड होता है। दूसरा है कि चुकंदर की सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, यानी भंडारण के बाद उसमें क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। तो अगर आप दूर दराज के हिस्से में रहते हैं तो आपको लगता है कि हम चुकंदर की खेती, चूंकि काफी लंबे मार्केट तक जा सकती है, तो उसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप पेरी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आप गाजर की खेती कर सकते हैं। जी, तो कौन सी फसल का और कौन से किस्म का आपको चुनाव करना है, ये इसका भी समाधान डॉक्टर चौधरी जी ने कर दिया है। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में इन दोनों विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई। डॉक्टर रुपेश अरोड़ा जी, आपका रुख करते हैं और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में कपास के किसानों के लिए जो तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान किया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनके किसान खेती अच्छी करें, अच्छा उत्पादन लें, ऐसी कामना करते हैं। आपकी जानकारी से उनको लाभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। फिलहाल इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिन विषयों से जुड़कर हम चर्चा करेंगे, आपके सवालों का समाधान करेंगे, आइए डालते हैं अगले विषयों पर नज़र। पशुओं में पोषण सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और मुर्गी पालन को लेकर कैसे आप तैयारियां करें, क्योंकि आने वाले समय में मौसम में बदलाव होने वाला है। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं पशुपालकों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए। आप इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई मन में शंका है, कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमें डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके भी अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं डीडी किसान के कॉल सेंटर का 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी इस कार्यक्रम में आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इस जानकारियों को दोबारा सुना जाए या अन्य किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचाया जाए, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान कार्यक्रम में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी घर बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान की टीम के साथ। नमस्कार। पराली, गोबर, सब्जी का हर छिलका बायो वेस्ट से वेल्थ बन गया। हम आज उसी वेस्ट की बात करेंगे। अभी भी पराली एक समस्या है। पराली से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं। पराली जो है उसका इस्तेमाल किया गया बायोगैस बनाने के लिए और 2G इथेनॉल बनाने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, या इसके लिए बड़ा प्लांट ही चाहिए? सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है ना, वो बायो मास की एग्रीगेशन का है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।